केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन आता है कि आपको कुछ एलिमेंट्स दिए होते हैं और आपको कहा जाता है कि इनके आयोनिक रेडियस के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप इसको अरेंज करिए। तो वैसे पीरियोडिक टेबल में आयोनिक रेडियस इस तरफ जब हम बढ़ते हैं एक सेम पीरियड में, तो इधर की तरफ आयोनिक रेडियस डिक्रीज करता है, और जब हम नीचे की तरफ जाते हैं किसी ग्रुप में तो वो इंक्रीज करता है। क्लियर? ये मोटी बात है। जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास सोडियम है, या सोडियम छोड़ दीजिए, मैं आपको सिंपल दूसरा बताती हूँ। अगर मेरे पास फ्लोरीन है और क्लोरीन है, ठीक है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 70, और इसका एटॉमिक नंबर 9। क्लियर? अब हमने इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा, दैट इज 2 and 7। इसका लिखा 2, 8 और 7। यहां देखिए आपकी 2 शेल्स फॉर्म होंगी और यहां पर आपकी क्लोरीन की 3 शेल फॉर्म होंगी। मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन नहीं करने जा रही हूँ, अभी मैं ट्रिक भी बताऊंगी, लेकिन ये भी मैं बताने जा रही हूँ आपको। तो ये जो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है, यही तो आपका आयोनिक रेडियस है। तो आपकी पीरियोडिक टेबल में ये फ्लोरीन ऊपर है और आपका क्लोरीन नीचे, और इसमें देखिए 3 शेल तक जा रहा है। तो ये जो रेडियस है इस रेडियस से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? यानी जब हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो रेडियस मेरा इंक्रीज करेगा। और अगर आप कंफ्यूज हो जाए तो एक बात याद रखिए, अगर कोई प्रॉपर्टी डाउन साइड इंक्रीज हो रही है तो वो जब हम पीरियड में इधर जाएंगे तो वो रिवर्स हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अगर आप किसी ऐसे क्वेश्चन में फंस जाते हैं, आपको दिक्कत हो रही हो तो, कि अगर कोई प्रॉपर्टी नीचे की तरफ बढ़ती है तो वो पीरियड में घटेगी, और अगर पीरियड में बढ़ती है तो नीचे जाने पर। अब मैं इसी की ट्रिक बताने जा रही हूँ कि आयोनिक रेडियस में बिना हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पीरियोडिक टेबल में उतना दिमाग लगाए चार्जेस से कैसे निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से दिया है, तो यहाँ पर मैंने जानबूझ के सेम चार्ज भी ले लिए। तो एक हिसाब से आप ये याद कर लीजिए कि अगर चार्ज लेस है यानी कम है, तो आयोनिक रेडियस ज्यादा होगा, यानी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो उस हिसाब से सोडियम या लिथियम का आयोनिक रेडियस ज्यादा हो गया। अगर इन दोनों में से कोई एक होता तो सबसे ज्यादा आयोनिक रेडियस उसका हो जाता, लेकिन यहाँ दोनों में ही पावर 1 हो गया और यहाँ पर दोनों में ही पावर 2 हो गया। अब हम कैसे करें? तो हम यहाँ पीरियोडिक टेबल की मदद लेंगे। तो नीचे जब हम जाते हैं ग्रुप में तो उसका रेडियस ज्यादा है, जो मैंने आपको बताया अभी। तो यहाँ पर लिथियम आपका पीरियोडिक टेबल में ऊपर की तरफ आएगा और सोडियम तो, और इसका चार्ज भी सबसे कम है, तो इसका जो आयोनिक रेडियस है वो सबसे ज्यादा, फिर आपका लिथियम हो गया। अब ये दोनों देखिए, तो मैग्नीशियम पीरियोडिक टेबल में नीचे होगा, तो उसके बाद आपका मैग्नीशियम हो जाएगा और फिर ये बेरिलियम हो जाएगा। और अगर मान लीजिए सब अलग अलग चार्जेस हैं, मान लीजिए अभी मैं कोई कंपाउंड नहीं बताती हूँ, मान लीजिए इस पे A+ है, B पे माइनस है, C पे 2- है, D पर 3+ है, और हमें कहा जाए इसे आयोनिक रेडियस में आप अरेंज करिए। तो इसमें सबसे कम चार्ज किसका है? C का। इसका रेडियस सबसे ज्यादा, फिर B का, फिर A का, और फिर D का। यानी D का जो रेडियस है वो सबसे कम, और C का जो आयोनिक रेडियस है वो सबसे ज्यादा। आयोनिक रेडियस इसका सबसे ज्यादा, इट इज ग्रेटर। So this is the trick by which you can easily opt this type of question. One thing more here I also want to share you, अगर हाइड्रेशन एनर्जी पूछे तो वो भी आप इसी से कर सकते हो। तो उसमें क्या है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, कि अगर चार्ज ज्यादा तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, यानी चार्ज
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी। तो जिसका चार्ज ज्यादा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। तो जैसे ये आपका केस है, तो आपका डी का चार्ज ज्यादा है, तो डी की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, उसके बाद आपकी ए की, फिर बी की, फिर सी की। तो यहाँ पर मैंने आपके साथ दो चीजें शेयर करी, हाइड्रेशन एनर्जी और आयनिक रेडियस। थैंक यू। कंसेप्ट अभी था आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? एनर्जी नीडेड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। कोई भी एटम होता है उसमें शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में होते हैं उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में, उससे आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक एटम है, ठीक, उसमें इस शेल में यहाँ पर मान लीजिए एक एटम है, एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और यहाँ अंदर मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, 2 4 6 7 और 8। ठीक, तो जब हम इसका पहला इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो आसानी से रिमूव हो जाएगा, तो वो उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल होती है। लेकिन सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगी? जब पहला रिमूव हो गया तो सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल में ये मेरा इलेक्ट्रॉन ऐसे रह जाएगा, 3 4 5 6 7 और 8, और ये खाली। तो अब ये 8 इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना कठिन हो जाएगा। तो यानी यहां पर इसकी जो सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो हाई है। इट इज मोर एनर्जी इज नीडेड टू रिमूव। आई एम नॉट सेइंग दैट 8 इलेक्ट्रॉन्स वी हैव टू रिमूव। इसमें से अगर एक भी इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होगा तो भी हमें इन कंपैरिजन टू दैट यहाँ ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की ये स्टेजेस होती है। तो जनरली फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो एनर्जी का होता है वो कम होता है, और सेकेंड वाला आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है। पहली बात, अगर मान लीजिए कंपैरिजन में लास्ट में S P D F इस तरीके से एलिमेंट आते हैं, अगर आपको S ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो आपको कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर आपकी कम होगी। अगर वही इलेक्ट्रॉन P ऑर्बिटल में है जहां से आपको रिमूव करना है तो आपको उससे ज्यादा एनर्जी करनी पड़ेगी। दूसरी चीज P में या D में एक चीज और बताती हूँ, अगर मान लीजिए P5 है और मान लीजिए P3 है, तो P3 वाले में आपके आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगी क्योंकि इट इज हाफ फिल्ड। या मान लीजिए D का केस है, ये D6 है और ये D5 है, तो ये हाफ फिल्ड है क्योंकि D में 10 होते हैं, तो यहाँ पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा हो जाती है। चलिए अब हम क्वेश्चन और टॉपिक पर आते हैं कि मान लीजिए इस तरीके से हमको दिए हुए हैं ये 3 सेट, और हमसे पूछा जाए कि किसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। तो हम लास्ट देखेंगे, यहाँ पर S ऑर्बिटल है और एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर लास्ट में आपका P ऑर्बिटल है और ये भी आपका अगर S है 2 के साथ तो ये फिल्ड है, और ये लास्ट में आपका 6 है। यहाँ पर आपका लास्ट में 3p6, और मान लीजिए इसके आगे हम जा रहे हैं 3d5 plus 4s2, या for example if I have written 3d4, so it is tough to remove this electron because it is in the d orbital. तो इस केस में सबसे कम आयोनाइजेशन पोटेंशियल इसकी और सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल इसकी नहीं, इसकी, बिकॉज इट इज टोटली फिल्ड। लेकिन अगर यहाँ पर 3d5 होता तो इसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा हो जाती। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर आप पीरियड्स में चलते हो और ग्रुप्स में चलते हैं तो आप किस तरीके से निकालेंगे। तो अगर हम एक सिंपल एग्जांपल देते हैं सोडियम और क्लोरीन का सेम पीरियड में, तो आपका हो जाएगा 2 8 और 1, और ये हो जाएगा 2 8 और 7। तो
more energy is needed to remove 7 electrons from the orbit and less energy is needed to remove 1 electron from the orbit. तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्लोरीन की ज़्यादा है और सोडियम की कम है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि when we move in the periodic table from left to right, from metal to non metal, आयनाइजेशन पोटेंशियल आपकी हाई हो जाएगी। एंड when we move from top to bottom, जब हम ग्रुप में जाएंगे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल हमारी कम होती जाएगी, क्योंकि इट इज इजी टू रिमूव और इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द शेल्स विच आर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस विच हैव मोर रेडियस, इट इज इजी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दैट एटम। ठीक है, तो आप अगर इस तरफ जाएंगे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल आपकी इंक्रीज करेगी क्योंकि हाई हो जाएगी, और यहाँ जाएंगे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल आपकी लो हो जाएगी। Thank you.